एक परंपरा जो इस कवि सम्मेलन में हम सदा से निभाते आए हैं वो है कि किसी एक वरिष्ठ कवि को याद किया जाए जो हमारे बीच में नहीं है। तो आज हम और उनकी कविता का पाठ किया जाए। 27 नवंबर को डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्मदिन है, अभी 3 दिन बाद। प्रायः हमारा कवि सम्मेलन अक्टूबर महीने में हुआ करता था, अब नवंबर मास में हो रहा है, तो याद आया कि 3 दिन बाद क्यों हम अभी से उनके जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, इस ज्ञान के साथ कि भारत में कवि सम्मेलन की ये जो परंपरा प्रारंभ हुई है, वाचिक परंपरा, इसका श्रेय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को जाता है। भला हो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का, जिन्होंने अपनी मधुशाला के माध्यम से कविता को स्थानीयता से एक सार्वदेशिक स्वरूप प्रदान किया। कवि पहली बार बाहर बुलाए जाने लगे, 37 में मधुशाला लिखी थी और फिर नगर नगर गांव गांव उन्हें बुलाया जाने लगा। जब उन्हें बुलाया जाता था तो स्थानीय कवियों को भी मौका मिल जाता था। तो मंच सजने लगा इस प्रकार का कि एक बीच में बच्चन जी बैठे हुए हैं और अगल बगल और कवि, मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलन होने लगे। तो आज वह वरिष्ठ कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, उनकी मैं पहले एक कविता सुनाता हूं। और वो कविता वो है जो मैंने पहली बार उनसे सन 64 में सुनी थी और मैं भी साथ में एक बाल कवि के तौर पे बैठा हुआ था और एक बार में ही याद हो गई। आपको भी हो सकती है, क्योंकि ये दौर वह दौर था जब अकविता भी आने लगी थी। अकविता का आना तो सन 42 के बाद हुआ जब तार सप्तक आया, लेकिन अकविता वो कविता थी जो समझ में ना आए भाई, लेकिन कवि आप महान बन गए। तो उन्होंने एक छोटी सी कविता वहां सुनाई थी। एक थे ईर, एक थे बीर, एक थे पत्ते और एक थे हम। ईर ने कहा चलो कविता लिखें, बीर ने कहा चलो कविता लिखें, पत्ते ने कहा चलो कविता लिखें, तो हमने कहा चलो भाई हम भी कविता लिखें। ईर ने लिखी ईर कविता, बीर ने लिखी बीर कविता, फत्ते ने लिखी 3 कविता, तो हमने लिखी अकविता। ईर ने कहा चलो प्रेस में छपाएं, बीर ने कहा चलो प्रेस में छपाएं, फत्ते ने कहा चलो प्रेस में छपाएं, तो हमने कहा चलो भाई हम भी प्रेस में छपाएं। ईर की छपी ईर कविता, बीर की छपी बीर कविता, फत्ते की छपी 3 कविता, तो हमारी छपी अकविता। ईर ने कहा चलो इनाम लें, बीर ने कहा चलो इनाम लें, फत्ते ने कहा चलो इनाम लें, तो हमने कहा चलो भाई हाँ हम भी इनाम लें। ईर को मिला ईर इनाम, बीर को मिला बीर इनाम, फत्ते को मिले 3 इनाम, तो हमको मिली बदनामी पर दुश्मनों की दुआ कि सबसे ज्यादा नाम हमारा ही हुआ। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। तो ये आपका स्वागत है, पाठक का और श्रोता का। एक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये हमारे उस पूरे दौर का प्रतिनिधित्व करने वाली रुबाई है, क्योंकि उस समय सन 30 और 33 के बीच हमारा पढ़ा लिखा मध्यवर्गीय युवक आशाओं और आकांक्षाओं के ऐसे हिचकोले ले रहा था कि सामने बाहर स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई थी और अंदर अंदर उसके व्यक्तिगत आवेग थे, भावनाओं के, संवेदनाओं के, एक झनकृति थी। तो झनकृति को कहां ले जाए? तो झनकृति और बाहर का हाहाकार, उसमें कौन से रास्ते जाना चाहिए? जिसको जी मैं वही बता रहा हूं। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, कोई गांधीवाद बता रहा है, कोई मार्क्सवाद बता रहा है, कोई स्वाधीनता के लिए दूसरे रास्ते जा रहा है, कोई भगत सिंह का रास्ता बता रहा है। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला।
अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। आपने मधुशाला पूरी सुनी होगी, पढ़ी होगी, या आपके मन में जब भी बेकल होने का एहसास जागे और आप शुद्ध मन से तृप्त होकर इस प्रकृति और पर्यावरण के साथ उस दैवीय शक्ति को भी अपने अंदर आत्मसात करना चाहें, जिसको कविता कहते हैं, तो कृपया बच्चन जी को पढ़िएगा। इसीलिए उनकी कविताएं यहाँ दोहराई गई, पढ़िएगा। और ऐसी तालियां बजाइए कि हरिवंश राय बच्चन जी को ऊपर तक प्रसन्न